CRISPR-Cas9 जैसी टेक्नोलॉजी के बारे में आपने सुना होगा। आज के टाइम पे हम क्या कर रहे हैं कि दवाइयाँ ना यूज़ करके सीधा ऐसी टेक्नोलॉजी बनाते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे टारगेट करो और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। यानी कि जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं उनको सॉल्व करो। बट सुनने में जितना ये ईज़ी लगता है उतनी ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। पर अभी साइंटिफिक टेम्परामेंट के अंदर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सामने आया है। जीन एडिटिंग थेरेपी का यूज़ करके डॉक्टर्स ने एक 9 महीने का बच्चा है उसको बचा लिया फ्रॉम द जेनेटिक डिसऑर्डर। अब कौन सा चीज उसके अंदर डेफिशिएंट था, तो कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज, जिसे CPS1 भी कहते हैं, तो इसकी डेफिशिएंसी हो रखी थी। पूरा बेसिक से मैं आपको करवाऊंगी, वन बाय वन स्टेप्स हम देखेंगे, फिर आपको ये बीमारी इजीली समझ आ जाएगी। तो इसमें होता क्या है, आमतौर पे आपने सुना होगा कि हमारी जो बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल होता है वो होता है यूरिया। बनाता कौन है यूरिया, तो लीवर बनाएगा। पर एक्सक्रीट कौन करेगा, तो हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जहाँ पे दो इस तरह से किडनीज लगी होंगी, यूरेटर लगा होगा, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर होगा, जहां से आगे टिप पे यूरिथ्रा होगा और यूरिनेशन करी जाएगी, जिसे मिक्चुरेशन भी आप कहते हो। तो अब ये यूरिया कैसे बना, ये लीवर के अंदर बनता है। अब देखो, हम प्रोटीन वगैरह खाते हैं तो उसके अंदर तो नाइट्रोजन होती है, और जहाँ पे नाइट्रोजन होती है वहां पे अमोनिया गैस भी बनती है, और अमोनिया गैस हमारे लिए टॉक्सिक होती है। अब जो एंजाइम उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए था, विच इज CPS1, अगर वही डेफिशिएंट हो जाए, या फिर उसका जो जीन था जो उस एंजाइम को बना रहा था वही डेफिशिएंट हो जाए, तो अमोनिया तो पूरी बॉडी में रहेगी, टॉक्सिसिटी फैल जाएगी। तो उसको रोकने के लिए क्या किया है, हमें लीवर मिल रखा है बॉडी के अंदर। तो ये क्या करता है, एक और वेस्ट मटेरियल होता है जिसे आप बोलते हो कार्बन डाइऑक्साइड। बॉडी के अंदर इतनी सारी प्रोसेसेस चल रही है, हम खाना खा रहे हैं, एनर्जी बन रही है, तो वेस्ट मटेरियल भी तो निकल रहा है, उसी में से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आती है। ये और ये अमोनिया दोनों आपस में जुड़ जाते हैं CPS1 की प्रेजेंस में, और यहाँ पे बनता है NH2CONH2। इसी साइकिल को कहते हैं यूरिया साइकिल। इसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब ये यूरिया बन जाता है, फाइनली जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारा, किडनी के पास जाएगा, वहां से यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, और यूरेथ्रा के थ्रू यूरिनेशन में बाहर निकल जाएगा। ये जो अमोनिया होता तो ये भी है एक्सक्रीटरी वेस्ट, पर ये उन ऑर्गेनिजम्स में होता है जो पानी के अंदर रहते हैं। बिकॉज अमोनिया को अगर एक्सक्रीट करना है तो बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट रहती है। अब चलते हैं अपने बेसिक के ऊपर। तो पहले तो केस स्टडी देख लो क्या है इसमें। तो एक 9 महीने का बच्चा है जिसका नाम है केजे, जिसको रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है। किस चीज की डेफिशिएंसी है, कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज, जिसकी वजह से उस बच्चे की जो बॉडी की मशीनरी है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही, वेट गेन नहीं हो रहा। अगर प्रोटीन कंटेंट इनटेक कर रहा है तो बहुत ज्यादा अमोनिया उसमें प्रोड्यूस हो रहा है, टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर डेवलप हो रही है। तो इसको ठीक करने के लिए ही क्या किया गया, जीन एडिटिंग करी गई। उसके जीन में कहाँ पे फॉल्ट था, इस CPS1 के अंदर। तो इसको बिल्कुल बेसिक से देखते हैं कि कैसे ये टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है, जीन टेक्नोलॉजी की। तो स्टेप बाय स्टेप इसको कवर करते हैं। अब इसके लिए आपको बिल्कुल बेसिक से अगेन स्टडी करना पड़ेगा। जैसे आपको याद होना चाहिए कि हमारी जो बॉडी है वो एक ही सेल से बनी हुई है। उस सेल के अंदर आपको मिलेगा न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस को मैं अगर बाहर निकाल लूं तो मेरे पास एक तो न्यूक्लियोलस होगा, जो कि अभी अपने काम का नहीं है, प्रोटीन बनाएगा। दूसरा जो यहाँ पे निकलता है वो है क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम भी अगर आप बाहर निकाल लोगे तो इसके ऊपर आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह से मिलेंगे, जिसमें मिलेगा DNA, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, DNA। 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। देन आता है इसमें से एक छोटा सा सेगमेंट में अगर निकाल लूं तो उस सेगमेंट को कहते हैं जीन। ठीक है। अब जो अभी आपने CPS पढ़ा, कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 एंजाइम, जो जीन उस एंजाइम को बना रहा था उसमें यहाँ पे डिफॉर्मिटी होगी। तो अभी जो बच्चे के अंदर ट्रीटमेंट करा गया है वो इस जीन लेवल पे करा गया है। तो देख रहे हो ना, अब साइंटिफिक टेम्परामेंट कितने आगे तक आ चुका है इस रीजन की वजह से। अब इसके लिए भी आपको और बेसिक जानना पड़ेगा। जैसे हमेशा याद रखना, जो ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है जिसे हम DNA कहते हैं, इसका जो एडेनिन होगा हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा थाइमिन के साथ, और जो साइटोसिन होगा वो हमेशा बॉन्ड बनाएगा ग्वानिन के साथ। अब यहाँ पे एक सीक्वेंस आएगा, मान लो मैंने लिखा इसको ATAT। ठीक है, तो एडेनिन हमेशा किसके साथ जुड़ेगा, थाइमिन के साथ। थाइमिन किसके साथ आएगा, एडेनिन के साथ। एडेनिन आ गया फिर से थाइमिन के साथ, और थाइमिन आ जाएगा एडेनिन के साथ। अब आप इसको ATAT भी पढ़ रहे हो, नीचे वाले सीक्वेंस पहले ये वाला पढ़ा आपने, फिर इस तरफ को पढ़ना ATAT, सेम आ रहा है। जैसे मॉम आप लिखते हो तो MOM, इस तरफ को पढ़ो चाहे से इस तरफ को पढ़ो तो MOM ही रहेगा।
जैसे वाओ आता है तो WOW इस तरफ को पढ़ो, चाहे से इस तरफ को पढ़ो। तो जब ऐसे सीक्वेंसेस आपको देखने को मिलते हैं जो फ्रंट और बैक किसी साइड से भी आप पढ़ लो वो सेम ही रहते हैं, तो उन सीक्वेंसेस को हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। मलयालम है, नितिन है, नमन है, वो सारे ही क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। अब आपको क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी समझने में काफी इजी फील होगा। तो सबसे पहले तो क्रिस्पर की फुल फॉर्म ही अपने में एक चैलेंज है। C से आ जाएगा क्लस्टर्ड, R से आ जाएगा रेगुलरली, I से आ जाएगा इंटर, S से आ जाएगा स्पेस्ड, P से आ जाएगा जो अभी आपने पढ़ा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो इस फुल फॉर्म के बेसिस पे ही आपको इसका मैकेनिज्म समझना है। और दूसरा क्रिस्पर के साथ हमेशा लिखा होगा Cas9। तो देखो एक टूल इसमें यूज होगा, कौन सा, सबसे पहली चीज जो आएगी वो होगा गाइड RNA। गाइड का काम क्या होता है, आपको डायरेक्शन दिखाना। सेम दूसरा जो आएगा वो Cas9। Cas9 सुनने में लग रहा होगा कि पता नहीं क्या ही चीज है, पर ये एक मॉलिक्यूलर कैंची है, मॉलिक्यूलर सीजर इसे बोलेंगे। तो इसका काम जो रहेगा वो कटिंग का रहेगा। एंड जो तीसरी चीज होती है वो चॉइस वाली होती है, यानी कि जीन आपने ऐड करना है या नहीं करना है वो आपकी चॉइस है। आपने पित्त की थैली के बारे में सुना होगा, गॉल ब्लैडर। अगर उसे बॉडी से बाहर भी निकाल दिया जाए तो डॉक्टर्स बस इतना बोल देते हैं कि फैट वाली चीजें नहीं खानी है, क्योंकि वो जो बाइल थी उस फैट को तोड़ने वाली, इमल्सिफिकेशन करने वाली, वो ही नहीं अवेलेबल रही। तो मतलब कुछ चीजें हमारी बॉडी के अंदर ऐसी भी होती हैं, अगर वो ना हो तो भी चल जाएगा काम, पर डिफॉर्म होंगी तो गड़बड़ होगी। तो ये वाली चॉइस रहती है कि जीन डालना है या फिर उसके बिना अगर काम चल रहा है तो उसको बस वहां से निकाल दो। तो थर्ड वाला जो ऑप्शन रहता है ये हमारे पास ऑप्शनल रहता है। पर जो अभी हमने पढ़ा कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 वाला डिसऑर्डर, उसमें क्या किया गया है, दोबारा से जीन को इंसर्ट करा गया है। अब इसको ध्यान से सुनना कैसे कैसे ये फंक्शन करेगा। तो सबसे पहले तो आपको एक सीक्वेंस समझना है। अगर अब देख लो, मान ये एक DNA का स्ट्रैंड है, आपने तो दो देखे, हम एक पे ही इसको समझ लेंगे कि कैसे इसे ये फंक्शन कर रहे हैं। ये वाला देखो, ये काफी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, व्हाइट कलर से इसको रिप्रेजेंट करा हुआ है। ये होते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। तो क्रिस्पर के अंदर जो आपने यहाँ पे देखा था वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आपने यहाँ पे भी देख लिए। फिर उसके बाद काफी यूनिक सा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा जहां पे मल्टीपल कलर से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है। इसको बोलते हैं स्पेसर। तो देखो स्पेस क्रिएट कर रहा है ना ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, बीच में एक स्पेस, दोबारा से यहाँ पे स्पेस, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, ये दोबारा से एक स्पेस आ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, स्पेसर, इंटरस्पेस्ड। बाकी क्लस्टर्ड रेगुलरली, तो रेगुलर तरीके से ये स्पेस बनता जा रहा है बार बार इन क्लस्टर्स के अंदर। तो इसी के बेसिस पे इसका टेक्नोलॉजी का नाम रखा क्रिस्पर। अब देखते हैं, अब मान लो ये जो हमारे पास पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस था, ये वाला जो जीन है ये फॉल्टी है, मतलब इसमें प्रॉब्लम है। इसे ये अज्यूम कर लो यही है वो CPS1 वाला जो इस बेबी के अंदर फॉल्टी जीन था। अब यहाँ पे हम भेजेंगे गाइड RNA को। गाइड RNA क्या करेगा, गाइड वाला काम, ये ढूंढने का काम करेगा। किसको ढूंढेगा, उस फॉल्टी जीन को ढूंढेगा जो इस डिसऑर्डर को कॉज कर रहा है। जैसे ही ढूंढ लेगा तो कट करने का काम इसका नहीं है, वो दूसरा टूल यहाँ पे यूज होगा। कौन से वाला देखा, Cas9। Cas9 क्या करता है, एज अ मॉलिक्यूलर सीजर यूज होता है। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगी एक कैंची सी। कैंची क्या रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे हम इस फॉल्टी जीन को कट करेंगे, और कट कर दिया, मैंने क्या बोला कि हेल्दी जीन उस बेबी में इंसर्ट किया गया था। तो अब नया जीन लाया जाएगा इंसर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ग्लू का यूज होगा। मॉलिक्यूलर लेवल पे जो गोंद यूज होती है जिसे कहते हैं लाइगेस, उसको यूज करेंगे। और ये जो फॉल्टी था इसको बाहर निकाल दिया कैंची का यूज करके, और यहाँ पे गोंद के साथ किसको चिपका दिया, नए वाले जीन को। अब क्या होगा, जो कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 एंजाइम की कमी पड़ रही थी, अब वो कंपनसेट हो जाएगी। रीजन बिहाइंड उसके लिए वो जीन यहाँ पे ऐड कर दिया गया है जो एक्चुअल में उस डेफिशिएंसी को कॉज कर रहा था। तो जो अनहेल्दी था उसको निकाल दिया है, हेल्दी वाला यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। तो दैट्स हाउ क्रिस्पर Cas9 वर्क्स। अब थोड़ा सा और डिटेलिंग देख लेते हैं क्या क्या आपके आर्टिकल के अंदर था। ये देखो, अब यहाँ पे ये सारा का सारा DNA एडिटिंग का मैकेनिज्म आपको दिखाया हुआ है कि एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से DNA। और ये रेड कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस सेगमेंट ऑफ DNA के ऊपर प्रॉब्लम हो रखी थी। फिर आपने क्या किया, ये गाइड मॉलिक्यूल डाला जो कि ढूंढेगा कि ये कहाँ पे बैठा हुआ है। जैसे इसने ढूंढ दिया तो इसको कट कर दिया। कट किसने किया, Cas9 ने करा। और जैसे ही कट कर दिया तो उसके बाद ग्रीन कलर यहाँ पे ऐड किया हुआ है, इसका मतलब है हेल्दी जीन को ऐड कर दिया गया है। तो इस तरह से आपकी जो क्रिस्पर Cas9 या फिर DNA एडिटिंग है वो करी जाती है। इसी के साथ
दो तरह की जीन एडिटिंग थेरेपीज आपको मिलेंगी। एक होती है जिसे हम कहेंगे सोमेटिक। सोमेटिक का मतलब है अगर आप ओवम और स्पर्म्स को साइड में कर दें तो बॉडी के जितने भी सेल हैं उसके अंदर अगर जीन एडिटिंग करनी है तो उसे कहेंगे सोमेटिक जीन एडिटिंग। मतलब सेल कहाँ कहाँ के आ सकते हैं, आंख के, कान के, लीवर के, किडनी के, हर जो ऑर्गन है, सिर्फ ओवम और स्पर्म को साइड लाइन कर दो। तो फिर अगर जीन एडिटिंग ओवम और स्पर्म के अंदर करनी हो तो उसके लिए आएगी जर्म लाइन जीन एडिटिंग। और टूल्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं, तो जैसे अभी वाली जो आपने पढ़ी केस पढ़ा उसके अंदर तो क्रिस्पर cas9 टेक्नोलॉजी का यूज किया है। इसी के साथ साथ जिंक फिंगर न्यूक्लियेजेस, टैलेंट्स, ये सारे भी यूज करे जाते हैं। तो ये सारे भी टूल्स ही हैं। तो इसके बाद जो फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो उन्होंने एक दवाई को भी एडमिसिबल किया था कि इस बच्चे को दी जा सकती है। वो कौन सी थी? के एबे। अभी तक रिसर्चर्स ने ये सिर्फ एनिमल्स के ऊपर ट्रायल करे थे, पर ये बेबी के लिए भी अलाउ कर दी थी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो उसके बाद ये जो बेबी है अब इसकी बॉडी हेल्दी तरीके से फंक्शन कर रही है। यानी कि जो अमोनिया था वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ के यूरिया ही फॉर्म कर रहा है और बच्चे के अंदर अब वेट गेनिंग भी शुरू हो गई है। पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल है साइंटिफिक टेम्परामेंट का, दैट इज क्रिस्पर cas9।